हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री के कोर टॉपिक्स में से एक है जहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम आती भी होगी, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। तो अपने यही चैप्टर्स हैं अब आगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आप लोग लिखते रहना साथ साथ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी गई है और इसमें बताना है एंथैल्पी चेंज क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको एंथैल्पी चेंज बताना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे आपको दे रखा है ये डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अब वाटर आपको पता है यहाँ पे बन रहा है, हमें डीकम्पोज कराना है। तो डीकम्पोज कराने के लिए क्या है, आपको अपोजिट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यानी कि रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 2H2O विल गिव यू 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन रहेगी। अब जब रिएक्शन आप रिवर्स करोगे ना, तो जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 483.64 किलो जूल। ठीक है, वैल्यू किस में है, किलो जूल में है, विजिबल है वहाँ पे। ठीक है, अब देखना ये पूछ रहे हैं कि फॉर 1 मोल वाटर, और अपने पास है यहाँ पे कितने, 2 मोल। तो 1 मोल वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेल्टा एच की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 483.64 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 241.82 है क्या किसी ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में दे रखा है 241.82 किलो जूल विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 नीट एग्जाम में पूछा गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज भी हैं इस चैप्टर में, लेकिन उनसे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम। वो जेईई एडवांस लेवल पे रहता है, तो उसकी जब तैयारी करी जाएगी तो उनको भी देख लेंगे। देखो नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी आर गिवन। आपको डेल्टा जी फाइंड करना है। तो डेल्टा जी क्या होता है, अगर मैं डेल्टा जी नॉट की आपसे बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -RT ln K। के यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आप नेचुरल लॉग में नहीं लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, तो फिर आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। RT तो रह ही गया यहाँ पे, और साथ में के। अब के कैसे लिखा जाता है सर, के बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो पहले आपको के लिखना सिखाते हैं। देखो प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे, डी है और सी है, तो इनकी कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कुछ कोफिशिएंट होता, मतलब इनके आगे कुछ लिखा होता, तो आप वो कहाँ भेज देते, पावर में, बट ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो हम एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। और गिवन कितनी है, सी और डी की कंसंट्रेशन 10 और 6। ठीक है, और ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 2 और 3। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अब आप पुट करो वैल्यूज़ को, और हमें बताना किस में, कैलोरी में। आर की वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी, तो वो भी पुट कर देना, -2.303। आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर लो। यहाँ से कितना आ रहा है, ये आएगा सर 2.303 इंटू 600, नेगेटिव में 6 से मल्टीप्लाई करो 8। ठीक है, 1 8 और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ठीक है 2 0 और लगा लेना, और 3 के बाद आपका डेसिमल। तो देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 1381.80। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अपने पास आ रहा है 1381.80। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ सर, ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए। नोट कर लो इसको, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 यानी कि अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया था। ठीक, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखना, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक इक्वेशन होती है बच्चों जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू
प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा यू क्या है इंटरनल एनर्जी का चेंज, साथ ही साथ पी क्या है प्रेशर, और डेल्टा वी है वॉल्यूम का चेंज। अब इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपके पास सिस्टम में गैसियस कंपोनेंट्स हैं, तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि उसी फॉर्म में दे रखा था। तो ध्यान से देखो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ए ऑप्शन में देखो ये इक्वेशन दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देख लो आप। तो ध्यान क्या रखनी है आपको, ये दो इक्वेशन जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। डेल्टा यू पूछा है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो यू यानी कि इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अब अगर टेम्परेचर का ही चेंज नहीं आएगा तो फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज कहाँ से आएगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो फिर सर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही होता है टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जब भी आपको आइसोथर्मल वर्ड दिखे और डेल्टा यू पूछा गया हो तो सीधे ज़ीरो पुट कर देना, बिकॉज डेल्टा यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो फिर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, अ वेसल कंटेन्स 3.2 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस है STP कंडीशंस पे। अगर आपको एक लॉ याद हो तो वो बताता है कि अगर STP कंडीशंस हैं तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। फिर वो कह रहे हैं इसी गैस को ट्रांसफ़र करके दूसरे वेसल में ले गए, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर 1/3 हो गया। मतलब क्या कहने का मतलब है सर, अगर प्रेशर पहले P था तो जब आप इसे दूसरे उसमें ले गए तो प्रेशर कितना हो गया, P/3। आप बॉयल्स लॉ यूज़ करना बच्चों। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, PV इज़ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है P1V1 इक्वल टू P2V2। वैल्यूज़ पुट कर दो, वॉल्यूम V1 और प्रेशर कितना हो गया P/3 वॉल्यूम V2। P से P कैंसिल होगा बच्चों, जो नई वॉल्यूम आएगी वो पुरानी वॉल्यूम की कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। जो नई वॉल्यूम आएगी वो पुरानी वॉल्यूम्स की क्या होगी, 3 टाइम। अब है क्या सर पुरानी वॉल्यूम, तो देखो 3.2 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स निकालो आप। गिवन वेट दे रखा है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है O2 का, 32। तो यहाँ से जब आप मोल्स निकालोगे तो 0.1 मोल्स आएंगे। हमें पता है STP पे 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो अपने पास 0.1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2.24 लीटर, है ना। अब इसको आप यहाँ यूज़ कर लो तो फिर V2 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ V1, और V1 की वैल्यू है 2.24। मल्टीप्लाई करो 2, है ना, यहाँ से 7 और कितना आ जाएगा 6.72 लीटर विल बी द आंसर। चेक करो ऑप्शन है क्या, 6.72, तो बी ऑप्शन है सर। ठीक है, 6.72 सही हो जाएगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, नोट कर लो। जो फॉर्मूले यूज़ हुए देख लो। यहाँ पे बेटा बॉयल्स लॉ का भी हल्का सा यूज़ हुआ है, इसलिए कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ज़रूर हटाए, बट उसमें जो गैसियस लॉज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कवर करा देंगे जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ आप पे डील करेंगे। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। तो ऐसा होता है बेटा PV कर्व में वर्क, है ना, PV ग्राफ में आपको वर्क कैसे पता लगता है, वर्क होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब जिस कर्व का अंडर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको वर्क भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप देखो इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करो,
बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो आप ये पाओगे कि सबसे ज़्यादा एरिया सर इस वाले कर्व में है, ये बी में। तो यहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? जितना ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व, मतलब ग्राफ के अंदर एरिया ज़्यादा, तो वहाँ पे वर्क डन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस केस में? पीवी कर्व में, और किसी कर्व में नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, किसके लिए पूछ रहे हैं सर? फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। तो आपको पता है यार, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, मेयर्स फॉर्मूला भी इसको आप बोलते हो, ठीक है। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस का ध्यान रखना, आइसोथर्मल है। करेक्ट ऑप्शन इज, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और आइसोथर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। पहले गैस इतने से स्पेस में थी तो उसकी रैंडमनेस कम थी, अब क्या है, अब वहाँ पे उन्हें रैंडमनेस करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, एक्सपेंड हो चुके हैं, तो एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस को मेज़र करने के लिए थर्मोडाइनमिक्स ने क्या टर्म यूज़ किया है, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना, विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहाँ पे दे रखा है, देखो बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है बात की नहीं? ठीक है, तो आप कंडीशंस का ध्यान रखना, तभी आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन है बेटा, इसके लिए आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी का साइन बताना है, तो बहुत ध्यान से देखना। जब भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि उसको एज अ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हो आप। और अगर बॉन्ड बन रहा है तो फिर आपको तो काम करना नहीं है, वो एलिमेंट्स खुद ही वर्क करेंगे, खुद वर्क करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ यही तो हो रहा है बेटा, क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो आप ध्यान रख लो, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग का एंडोथर्मिक। अब ध्यान से देखना, इस साइड रिएक्टेंट साइड कितने गैस के मॉलिक्यूल्स थे, 2, और प्रोडक्ट साइड कितने गैस के मॉलिक्यूल्स थे, 1। तो आप देखो मोल्स कम हुए हैं, यानी कि डिसऑर्डरनेस भी कम होगी। भाई पहले 2 बच्चे थे उछल कूद मचाने वाले, बाद में 1 ही रह गया, तो क्या है, तो जहाँ 2 बच्चे थे वहाँ पे शैतानी करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा, उसी को हम यहाँ एंट्रोपी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि गैसियस मोल्स कम हो गए, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा बच्चों, यानी कि लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के चक्कर में आप छोड़ जाते हो, चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, पूरा अपने नोट्स रिवाइज करो, थ्योरी एक आध न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम क्या है लास्ट में कर लेंगे अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो। वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आता नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी चेक करनी है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। तो आपको पता है एडियाबेटिक कंडीशंस क्या होती हैं? एडियाबेटिक कंडीशंस वो होती हैं सर जहाँ पे फ्लो ऑफ हीट नहीं होता है। ठीक है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही हीट क्या होगी रिलीज, उस प्रोसेस को एडियाबेटिक बोला जाता है। तो ध्यान से देखो आप, एडियाबेटिक के लिए क्यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, जब भी फ्री एक्सपेंशन वर्ड हो तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन में आप लिखते हो ना पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0, वर्क डन 0 और हीट चेंज 0। देखो Q 0 और W 0 एक ही ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, आपको एंथैल्पी चेंज दे रखा है 30 किलो जूल मोल इनवर्स एट 450 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एस, यानी कि एंट्रोपी पूछी है, फॉर विच
द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए बेटा एक गिब्स फ्री एनर्जी नाम का थर्मोडायनेमिक टर्म है जो आपको बताता है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं होगी। तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है, और अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। और स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो इसी कंडीशंस के लिए आप इसको सॉल्व करो। डेल्टा एच की वैल्यू 30 किलो जूल दे रखी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 किलो जूल यानी कि 30 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर दिया है क्या, कुछ ध्यान से देखना, टेम्परेचर 450 केल्विन, ठीक है। और बोल रहे हैं कि विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर इज, अच्छा इसकी वैल्यू पूछिए डेल्टा एस की, ठीक है, लेस देन 0। तो इसके लिए इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इनमें मैंने वैल्यूज पुट की हैं बस, और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तो कर लो सर सॉल्व, फिर वैल्यूज पुट किए तो आपने 30 इंटू 10⁻³ उसको उधर भेज देना, तो कितना हो जाएगा 450 डेल्टा एस। डेल्टा एस को ऐसे ही रहने देते हैं ग्रेटर, और ये कितना आ जाएगा आपका 30 10⁻³ अपॉन 450। अब इसको सॉल्व करो, यानी कि इससे जो ज़्यादा वैल्यू होगी वही आपको स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाएगी। तो सॉल्व करना, इसको कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये आएगा सर 15 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना आप। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1000/15, ठीक है, 1000/15 है, तो इसको आप सॉल्व करो, बताओ 6 टाइम्स 90, फिर 100 बचेगा, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर बचेगा, तो 66.6 के अराउंड चल रहा है ना, 66.67 के अराउंड मान लो। तो इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 70 से, मतलब इससे बड़ी वैल्यू यहाँ क्या है 70, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी। बताओ, डी ऑप्शन में 70 वैल्यू दी है, ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इज, ठीक है, एंथैल्पी चेंज दे रखा है आपको, ये कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी भी पता है आपको, H2 और Br2 की है 435 192 किलो जूल। व्हाट इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। तो जब भी बच्चों आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हो और बॉन्ड एनर्जीज दी हो तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, बॉन्ड एनर्जीज का सम रिएक्टेंट और माइनस बॉन्ड एनर्जीज का सम प्रोडक्ट का, ठीक है, अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है तो कैसे करें सर इस क्वेश्चन को, देखो आप यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो दी है आपको -109 किलो जूल, ठीक है, ये कितना दिया है किलो जूल में दिया है। उसके बाद यहाँ देखो आप रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी H2 और Br2, H2 की वैल्यू कितनी है 435 और Br2 की वैल्यू कितनी है 192, माइनस जो भी बेटा एंथैल्पीज होती हैं वो 1 मोल के लिए होती हैं, और यहाँ HBr बना कितना है, देखो 2 मोल बना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जो भी आएगी आपकी एनर्जी वो आएगी 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। रिएक्शन के हिसाब से 2 मोल है ना अपने पास। अब इसको आप सॉल्व कर लो, -109 इनको ऐड करो तो कितना 527 932 627, ठीक है, 627 माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। तो इसको आपको सॉल्व करना है, 627 इधर इन्हें शिफ्ट कर लो, 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, 627 वहीं रहा बच्चों, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, +109, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है यहाँ से 6 और 1 3, ठीक है, और कितना आ रहा है 736, कितना आएगा बच्चों 736। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी HBr की बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी सर 3, ठीक है, फिर कितना बच रहा है आपके पास 6 और 8 368, सही है ना ये, ठीक है। तो 368 किलो जूल पर मोल विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr बॉन्ड 368, देखो डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो 368 आपका आंसर सही हो जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे फंडा क्या यूज़ हुआ बच्चों, यहाँ पे फंडा ये यूज़ हुआ है कि
जब भी आपको एंथैल्पी निकालनी हो या गिवन हो और बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। कंबशन की एनर्जी गिवन हो तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना, लेकिन अगर फॉर्मेशन की एनर्जी गिवन हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना। ये आपको ध्यान रखना है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। Under isothermal conditions, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar। ठीक है, 2 bar का constant external pressure है। The work done by the gas is, isothermal conditions है, ठीक है, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू 0 है। तो आपको किस में बताना है? जूल्स में बताना है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। जो भी कांस्टेंट प्रेशर है वो कितना है इस बार? 2 बार है, तो -2। वॉल्यूम का चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम का चेंज हो रहा है सर 0.25 से 0.25 माइनस 0.1, और इसकी वैल्यू किस में है? लीटर में है। तो इनको आप सॉल्व कर लो। -2 ATM और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 0.15 है ना, 0.15 लीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -0.30 लीटर ATM। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना आएगा? 30 आ जाएगा बच्चों। आंसर कितना आ जाएगा? 30। -30 जूल विल बी द आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही सिंपल सा फॉर्मूला अपना -P डेल्टा वी यहाँ पे यूज़ हुआ है। देख लो आप इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। in which case change in entropy is negative। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कहाँ पे है? तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव का क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि गैसियस मोल्स पहले ज़्यादा थे, बाद में कम हो गए। ये ऐसी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। चलो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर पहले क्या था? H2O लिक्विड, अब वो इवेपोरेट होके H2O गैस बन गया। तो यहाँ पे तो जो गैसियस मोल्स का चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। बात समझ आ रही है कि नहीं? गैसियस मोल्स बढ़ गए ना। एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंड होगी गैस, तो मैंने अभी आपको बताया ही था एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, तो भाई फिर गैसियस पार्टिकल्स आप बढ़ा रहे हो, तो गैसियस पार्टिकल्स बढ़ा रहे हो तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। यहाँ देखो 2H से H2 गैस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा NG की वैल्यू, यानी कि गैसियस मोल्स अब कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गैसियस मोल्स क्या हो रहे हैं? कम, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमसे पूछा ही यही था एंट्रोपी नेगेटिव कहाँ है, तो डी ऑप्शन में एंट्रोपी नेगेटिव है, जहाँ पे गैसियस मोल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ x2, y2 एंड xy आर इन द रेशो 1:0.5:1। ठीक है, देखो इस बार क्या दिया है आपको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दे रखी है। तो फिर वही बात, जब बॉन्ड एनर्जी दी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, है ना। जब भी रिएक्शन की एंथैल्पी दी हो और बॉन्ड एनर्जी गिवन हो तो वो कैसे रिलेट होंगी? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। जो रेशो दिया है ना उसको आप लेट कर लो। ठीक है, कि x है 0.5x है, इस तरीके से। अब देखो आपके पास रिएक्टेंट क्या क्या रहेंगे एक्स वाई के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन का मतलब होता है सर एक मोल कंपाउंड का बनना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो एक मोल बनाने के लिए इनको छेड़खानी करो, इनको आप कितना रखोगे? हाफ रखोगे। एक्स वाई में नहीं 2 रख सकते हो। एक ही मोल बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, वही कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्स वाई के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक, अब देखना x2 के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 दे रखी है। ठीक है, यानी कि हाफ, इसको मैं x लेट कर ले रहा हूँ। फिर हाफ y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5, उसको 0.5 कर लिया। ये रिएक्टेंट्स की वैल्यू होगी बच्चों, माइनस प्रोडक्ट। एक्स वाई के लिए वैल्यू कितनी दी है? एक्स वाई के लिए वैल्यू कितनी दी है? 1। ठीक है, तो -x
और ओवरऑल वैल्यू जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना है, -200 है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो, x/2, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, इसको भी x मान लेना, 0.5x/2, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -x = -200। 2 LCM लेके सॉल्व करो, x + 0.5x - 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, 2 चल रहा है, -200। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, -2 प्लस का 1.5 माइनस का 0.5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 0.5x, 2 नीचे उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो माइनस का 400, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, 400/0.5, एक ज़ीरो और बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो पूछ रहे थे x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, तो x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने x मानी थी, तो ये कितनी आ रही है, 800। कितनी आएगी बेटा, 800 किलो जूल पर मोल, ठीक है कि नहीं, बताओ। सर यहाँ तो आपने हाफ लगा रखा है, हाफ तो बेटा उसलिए लगाया ना रिएक्शन के हिसाब से, वैसे तो x2 मॉलिक्यूल यही है और उसी की वैल्यू दे रखी थी 1, तो x लेट किया था तो x की वैल्यू 800 आ गई, देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm। 2.5 atm क्या है आपके पास, एक्सटर्नल प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम 2.50 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम 4.50 लीटर है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, ठीक है, बता देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलेटेड कंटेनर है, एक बात ध्यान रखना, इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q का चेंज तो आएगा नहीं, डेल्टा U = Q + W, Q 0 हो गया, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी आएगा वो किसके बराबर आएगा, वर्क के बराबर आएगा। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आएगा, वर्क के। तो आप वर्क लगा चेंज देख लो, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो P एक्सटर्नल कितना हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है, 2.5 atm, ठीक है। और वॉल्यूम का चेंज देख लो आप, वॉल्यूम का चेंज 4.50 - 2.50, ये आंसर किस में आएगा, लीटर atm में, ये आंसर किस में आएगा, लीटर atm में। तो -2.5 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, लीटर atm, तो ये आ रहा है सर -5 लीटर atm, और हमें बताना किस में है, जूल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3 से, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, 5, 1 इधर आएगा, कैरी 6 है ना, 0 और 5, 506.5 नेगेटिव मैग्नीट्यूड, 506.5 नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो 506 तो नहीं है सर, बट 505 है, तो नियर अबाउट हम इसी में क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ये क्वेश्चन दिल्ली रीजन में पूछा गया था 2017 में। तो देख रहे हो आप, वर्क डन जब भी निकाल रहे हो तो -P एक्सटर्नल dV ही यूज़ हो रहा है अधिकतर। और यार ये वो टॉपिक है जो आप फिजिक्स में भी कॉमन वहाँ पे पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स, बट वहाँ पे साइन कन्वेंशंस थोड़े से बदल जाते हैं, तो आप अभी इसको यहीं पे फोकस रहो, वहाँ जब पढ़ोगे तो वहाँ वाले आप कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा H दे रखा है आपको, डेल्टा S दे रखा है, बोल रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो एज्यूम करो डेल्टा S वेरी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बता दी पहले ही। स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, फॉर स्पॉन्टेनिटी सर डेल्टा G जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा G कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा G को जब आप ओपन करते हो तो वो आता है डेल्टा H - T डेल्टा S, जहाँ पे डेल्टा H एंथैल्पी चेंज है, T टेम्परेचर है, डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी चेंज। वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो आपको डेल्टा H की दे रखी है 35.5 किलो जूल, ठीक है। और टेम्परेचर तो पता नहीं है सर, ये सब दे देंगे क्या। डेल्टा S की वैल्यू कितनी दी है, 83.6, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, बट ये क्या है, ये वैल्यू आपकी जूल में है तो इसे किलो जूल में कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको हमें रखना है लेस देन 0। सॉल्व करो आप, 35.5
इक्वल टू 83.6 इंटू 10⁻³ और t इक्वल टू नहीं, लेस देन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 35.5 अपॉन 83.6 10⁻³ है, अभी यहीं रखते हैं। तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा आना चाहिए, इस वैल्यू से टेम्परेचर क्या आना चाहिए, ज़्यादा। तो अगर मैं इसको आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके बताऊँ तो ये कितना आ रहा है, ज़रा देखना आप लोग कैलकुलेटर से। 35.5 डिवाइडेड बाय 83.6, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 0.4246। अब ये जो 10⁻³ है ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि जो आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना आएगा टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 424 केल्विन। टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 424। 425 दे रखा है, वही रेफरेंस ले लो आप, ठीक है। सी ऑप्शन में टेम्परेचर दे रखा है 425 केल्विन से ज़्यादा। तो कभी भी रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस कराना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड है कि डेल्टा जी किसी भी तरीके से सर नेगेटिव हो जाए, वही संपूर्ण रूप से आपको बताएगा कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस है कब नहीं। अच्छा सर, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, इतनी देर से आप स्पॉन्टेनियस चिल्ला रहे हो। भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए, है ना, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या आपको, है ना, सप्लाई ना करनी पड़े एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो देखो एंट्रोपी होती है बेटा डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ना कह के मैं कह देता हूँ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। और ये कब ज़्यादा होगी, है ना, ये ज़्यादा जब होगी जब एटम्स ज़्यादा होंगे। इट विल बी हाइयर फॉर हैवियर एलिमेंट्स। जिन कंपाउंड्स का वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा, मतलब उछल कूद तो दोनों ही मचा रहे हैं, लेकिन क्या है उनकी वजह से जो डिसऑर्डरनेस होगी, मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो हैवियर कंपाउंड्स या हैवियर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, ज़्यादा। तो अब आप देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, ईथेन है सर। तो लार्जेस्ट वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, ईथेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशंस द टर्म फ्री एनर्जी इन थर्मोडाइनमिक्स सिग्निफाइज। फ्री एनर्जी क्या बताता है आपको, फ्री एनर्जी बताता है कि बेटा कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कोई भी जो है ना, फ्री एनर्जी बताया गया है, तो ये आपको बताएगा कोई भी नॉन एक्सपेंशन वर्क सिस्टम के द्वारा नहीं किया गया है। फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी का मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली फ्रॉम पी टू पी। तो पूरा अगर आप देखते हो ना डेल्टा एस का फॉर्मूला, तो वो होता है NCV, है ना, NCV। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर का LN T1/T2। अब आइसोथर्मल है तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, nRT ln V2/V1 ये रहता है बेटा। लेकिन अगर आइसोथर्मल है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि डेल्टा एस कितना आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा nRT ln V2/V1। बॉयल्स लॉ यूज़ करोगे तो इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो nRT ln P1/P2। किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, nRT ln P1/P2 या P इनिशियल और P फाइनल भी कह सकते हो। P इनिशियल/P फाइनल कहाँ कहाँ दिया है बेटा, दो ऑप्शन में दिया है, बट यहाँ पे सर T नहीं है, यहाँ पे T है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला लेना होगा बताओ, nRT है, यहाँ पे चेक करो और बताओ nRT में nR आएगा कि नहीं आएगा। हम ऑप्शंस में देख भी लेते हैं कि सही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे या नहीं, केवल nR आएगा या nRT आएगा, चेक करो और बताओ। यहाँ पे T होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो डेल्टा एस आप लिखते हो वो बेटा हीट अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है। जो भी हीट का चेंज आया है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो यही आपको चेक करना है, बताओ जल्दी से। यहाँ पे तो यही ऑप्शंस दिए गए हैं सारे। जब आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे सर तो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ रहेगा,
देखो ना Q अपॉन टी आ रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं रहेगा, यानी कि T को आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट कर देना है यहाँ से। तो T को हम हटा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। और क्या है सर, और ये है कि भाई अगर Cp होता तो Ncp हो जाता, टेम्परेचर का चेंज फिर भी आपका वही रहता, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है इसमें, Nr ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट थर्मोडाइनमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, करेक्ट थर्मोडाइनमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एट ऑल टेम्परेचर। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ता है, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को नेगेटिव। तो बहुत बार देखो यही यूज़ हो रहा है, तो इसको ध्यान ही रख लो ना फिर। तो देखना ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, तो फिर दुनिया ज़माने में कहीं पे भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होएगी। देखो ना, देखना ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आएगा। तो दो नेगेटिव वैल्यूज़ को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट कैसा आना है, नेगेटिव। यानी कि डेल्टा एच भी लेस देन ज़ीरो और डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। तो बेटा एक इक्वेशन होती है आपके पास जो प्रेशर को रिलेट करती है ना, प्रेशर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखे हम, ए टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब इसमें पहले लॉग ले लो, एल एन पी और एल एन ए मल्टीप्लाई होता है लॉग्स में, तो ऐड हो जाता है एल एन नेचुरल लॉग ई और पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। लॉग में सर पावर्स आगे आ जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉग को सॉल्व करते समय पावर्स आगे आ जाती है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और नेचुरल लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ रही है एल एन पी एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, है ना। चलो अब इसका डेरिवेट करना है आपको रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ज़ीरो, मतलब कांस्टेंट इनको अलग कर लिया। तो आपको 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे आप इसका करते हो ना 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हो, एक्स की पावर -1 मान लेते हो इसको, और कैसे सॉल्व करते हो, एक से पावर डिक्रीज, है ना, और पावर क्या आ जाती थी आगे, तो माइनस एक्स की पावर -2। तो वही काम यहाँ होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कर लोगे माइनस, है ना, -1 अपॉन टी, ठीक है। टी की पावर -1 था ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर ही इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे टी को ऊपर भेजा बेटा, तो टी क्या हो गया, -1। एक पावर कम करी तो टी की पावर -2, एक पावर कम करी तो टी की पावर -2, और वो माइनस आगे भी तो आएगा, आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा, डी एल एन पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ऊपर से टी की पावर -2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी को कहा जाता है बेटा क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। इसी को क्या कहा जाता है, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। एक बार पहचानने को भी आई थी, बस नाम दे दिया था कि विच इक्वेशन करेक्टली सिम्बलाइजेज द क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो डी एल एन पी अपॉन डी टी माइनस डेल्टा एच आर टी, माइनस नहीं केवल प्लस, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। तो जो सी ऑप्शन है इसमें ऐसा लग रहा है, देखो, ठीक है। बट यहाँ डी टी स्क्वायर कर रखा है, हमें तो डी टी करना है केवल, ठीक है। ये नहीं, हमें केवल क्या चाहिए, डी टी चाहिए। डी टी किस ऑप्शन में, माइनस भी दे रखा है आपको, यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी हो ही रखा है, ठीक है। डी टी स्क्वायर का घपला लग रहा है, डी एल एन पी, यहाँ अपने पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है। तो इससे जो भी मैच होगा उस ऑप्शन को आप क्या कर देना, टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बी वाला है, मतलब करेक्ट मैच इसमें से कौन सा होगा देख लो, बी वाला है। यहाँ तो टी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे क्या है, केवल टी। एक ही बार तो डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से टी स्क्वायर नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखना, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज, यानी कि कार्बन का कंबशन हो रहा है बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन
और CO2 फॉर्म हुआ, इसके लिए जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो ये दिया हुआ है ना वैल्यू। कंबशन का मतलब ही होता है बर्निंग इन सप्लाई ऑफ एयर। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग इन सप्लाई ऑफ एयर। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी, -393.5 किलो जूल पर मोल। ये बेटा एक मोल के लिए है, एक मोल CO2 बनने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनने के लिए कितनी निकलेगी एनर्जी। तो देखो एक मोल का मतलब 44 ग्राम CO2 के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, 393.5 किलो जूल। और अपने को पूछा कितना है, 35.2 ग्राम CO2 के लिए। इसका मतलब पहले तो आप वन यूनिटरी मेथड लग रहा है बेसिक है ना, ये 1 के लिए हो गया, फिर ये आ जाएगा आपका 35.2 के लिए किलो जूल। सॉल्व कर लो इसको, इनमें से मैच हो जाएगा, ठीक है। बता दें सॉल्व करके देखना, 393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ रहा है बेटा 314.8। ये क्या आ रहा है, 314.8 है ऐसा कहीं पे, 314.8 सर 314 तो नहीं है, लेकिन 315 है। क्या है, 315, तो वही वाला सही हो जाएगा 315। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो समझ आ रही है बात की नहीं, नोट करो सॉल्यूशन, बताते हैं आगे। For the reaction X2O4 gives 2XO2, डेल्टा U की वैल्यू दी है, डेल्टा S की वैल्यू दी है, डेल्टा G पूछ रहे हैं। तो डेल्टा G का इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, डेल्टा G की इक्वेशन होती है सर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। फिर से उसी इक्वेशन पे क्वेश्चन है, तो याद ही कर दो ना यार, बार बार हर ईयर आ रखा है इस इक्वेशन से क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा U गिवन है, डेल्टा S गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, लेकिन सर डेल्टा H तो गिवन नहीं है। तो डेल्टा H निकाल लेंगे हम। डेल्टा H कैसे आएगा, वो आएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा NG RT से भी आ सकता है। रिएक्शंस देखो, यहाँ एक भी गैस का मोल नहीं है, यहाँ दो, तो 2 माइनस 0 यानी कि डेल्टा NG की वैल्यू 2, डेल्टा U है 2.1 किलो कैलोरी है ना, डेल्टा U है आपका कितना 2.1 किलो कैलोरी। तो 10 की पावर 3 कर लो इसको, कैलोरी में हो जाएगा। डेल्टा NG कितना है 2, R की वैल्यू कैलोरी में 2 रहेगी, टेम्परेचर कितना है 300। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है सर देखना ज़रा, 2100 प्लस 4 इंटू 3 1200। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 3300 कैलोरीज। कितना आया, 3300 कैलोरीज। अब ऊपर इक्वेशन में आ जाओ, डेल्टा H की वैल्यू आ गई 3300 कैलोरीज माइनस टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा S की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 3300 माइनस 6000 कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा 2700, माइनस में कितना आ जाएगा 2700। किलो कैलोरीज में बताना है तो -2.7 किलो कैलोरीज, ठीक है, -2.7 किलो कैलोरीज हो जाएगा आपके पास। देखना ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ कोई दिख रहा है आपको -2.7 किलो कैलोरीज में। तो सर ये ऐसा ए ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लो, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ी। पहले तो डेल्टा H के लिए विद द हेल्प ऑफ डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, उसके बाद डेल्टा H आया तो आपने गिब्स एनर्जी वाली इक्वेशन यूज़ करी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो इक्वेशंस को याद रखो भाई, तभी को न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाओगे। क्वेश्चंस याद नहीं होंगी तो न्यूमेरिकल भी नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो फॉर्मूलाज एक जगह नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको डेली ही रिवाइज करो, ठीक है। एक पेज में आ जाएंगे, 1-2 पेज तो डेली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। और हैं क्या, और तो नहीं है ना बच्चों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपके लिए धन्यवाद। और क्या है, अब अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम, और उसको करते ही हम लोग NCERT क्लास 11 का पार्ट 1 फिनिश कर चुके होंगे PYQs के टर्म्स में, ठीक है। तो आप लोग जो पढ़ाया जा